बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ रोज़ से आपने सड़कों पे कुछ एहतजाज होते भी ज़रूर देखा होगा। सदर के दस्तखत के बाद पीका या पैका कानून आइन का एक हिस्सा बन चुका है। अब ये कानून क्या है और जब से ये आइन का हिस्सा बना, जब से ये कानून पास हुआ, तब से कानून बनने के बाद से लेकर अब तक एहतजाज क्यों हो रहे हैं, शोर शराबा क्यों हो रहा है, सहाफ़ती तंजीमें इस पे सरापा एहतजाज क्यों है, इस पे बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर साद रसूल साहब और साथ ही मैं ज्वाइन कर रही हैं आमना शेख साहिबा। खुश आमदीद कहती हूँ। साद साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये कानून क्या है और ऐसी क्या इसमें सुकम मौजूद हैं, क्या ऐसी गलतियाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से तमाम तर सहाफ़ती तंजीमें, मीडिया को अगर देखा जाए तो वो सरापा एहतजाज क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए अप फ्रंट कि सोशल मीडिया को या डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। इसके ऊपर हम सब इत्तेफाक करते हैं। हम सब इस पाकिस्तान में इत्तेफाक करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को यानी आज़ादी इजहार राय को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे कोई ऐसी स्पीच हो जिससे बग़ैर वजह के किसी का नुकसान हो जाए या मुल्क का नुकसान हो, उसका कोई मदावा होना चाहिए, उसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। ये स्पीच जो कि सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको हुकूमत कभी फेक न्यूज़ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, ये सोशल मीडिया पे हो, ये टेली मीडिया पे हो, ये अखबार में हो, ये नेशनल टेलीविज़न करे, ये प्राइवेट टेलीविज़न करें, ये कोई यूट्यूबर करे, जिससे भी एंड गोल ये हो कि मुल्क को नुकसान पहुंचा या मुल्क की जगरसाई हुई, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। इस बेस लाइन पे हम लोग सब एग्री करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इंटीरियर मिनिस्टर साहब मुल्क से बाहर गए, उन्होंने कहा मैं एक सरकारी दौरा कर रहा हूँ, वापस आके पता चला फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि वो सरकारी दौरा नहीं था। फिर हमारी हुकूमत ने एक शख्स को बुलाया, उसको कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अमेरिकन एम्बेसी ने कह दिया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। अगर इस तरह की फेक न्यूज़ डिजिटल मीडिया की जाए, नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी हो, तो उसकी कोई सज़ा होनी चाहिए। फेक न्यूज़ जो भी फैलाए उसकी सज़ा होनी चाहिए। इस बात को तस्लीम करते हुए हम 2 या 3 बातें इस कानून के पर्सपेक्टिव में करना चाहते हैं। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान एक ओवर रेगुलेटेड सोसाइटी है। पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे हमने हर चीज़ के ऊपर एक अथॉरिटी क्रिएट कर दी। अब आप सिर्फ अगर स्पीच के ऊपर बात कर लें, हम जो आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में स्पीच आती है, तो अगर आप टेक्स्ट मैसेज करके किसी को कोई बात करें तो वो टेलीग्राफ एक्ट के नीचे फॉल करती है। अगर आप किसी को टेलीविजन के ऊपर बात कर दें तो वो पेमरा के कानून में फॉल करती है। अगर आप जलसे में बात करते हैं तो वो डेफेमेशन एक्ट के नीचे फॉल करती है। अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई बात कर दें तो वो पीका के एक्ट के नीचे फॉल करता है। इतने सारे डिफरेंट फोरम्स, इतने सारे मुख्तलिफ ऑफेंसेस, हर एक की अपना प्रोसिक्यूशन है, हर एक की अपनी प्रोसिक्यूशन है, हर एक की अपनी अदालतों के, ट्राइब्यूनल्स के अपेलेट प्रोसेसेस हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ कवानीन और रेगुलेटर्स करने की। जो आसान तरीन तरीका है, जो कि इस हुकूमत को करना चाहिए था, जिसके बाद इनके तमाम ये मसाइल सॉल्व हो जाते, जो आसान था, वो ये कि बजाय कि आप पूरी एक नई अथॉरिटी क्रिएट करें, उसके ऊपर अपने बंदे तायनात करें, इन्वेस्टिगेटर लगाएं, ये करें, ट्राइब्यूनल्स बनाएं, अपेलेट ट्राइब्यूनल्स बनाएं, उससे बेहतर है कि आपके पास जो डेफेमेशन का कानून है, जो हत्या के इज्जत का कानून है, जो कानून व्हाट्सएप के ऊपर भी अप्लाई करता है, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी अप्लाई करता है, यूट्यूब पे भी अप्लाई करता है, आप उसको मुस्बत कर लें, आप उसको बेहतर बना लें। भाई, आपको नहीं पसंद कि किसी शख्स ने किसी इदारे के खिलाफ बात की, किसी सियासतदान मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात करने पे अभी व्हाट्सएप के ऊपर रिसेंटली किसी को अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह की चीज़ों के लिए आपको पूरी नई अथॉरिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहला हुक्म इसमें यह है, ये आप एग्जिस्टिंग कवानीन के अंदर रहते हुए कर सकते थे, और बाकी दुनिया ने किया है एग्जिस्टिंग कवानीन के अंदर रह के। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की अलहदा रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। दुनिया फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ाना चाहती है, कम नहीं करना चाहती। दूसरी बात, इसका जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो अथॉरिटी बनाई गई है, उसकी तैनाती करेगी हुकूमत, उसके चेयरपर्सन की तैनाती करेगी हुकूमत, जो उसके मेंबरान होंगे वो भी हुकूमत तैनात करेगी जी। जहां पे जो इंक्वायरी करेगा वो भी हुकूमत की तैनाती, प्रोसिक्यूशन की टीम होगी। जिस फोरम के सामने उसका पहला डिसीजन होगा, जैसे पेमरा के सामने इस तरह अथॉरिटी के सामने जिस तरह डिसीजन होता है, वो भी सारी हुकूमत के तैनात शुदा शख्स होंगे। उसकी अपील जिस ट्राइब्यूनल में जाएगी, वो एक ऐसा ट्राइब्यूनल होगा जिसको हुकूमत ने तैनात किया होगा, और उससे अपील, ट्राइब्यूनल से अपील सीधी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और क्योंकि आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुकदमा है, तो वो आईनी बेंच के सामने जाएगी, और वो भी हुकूमत ने तैनात किया हुआ है।
जो क्रिटिसिज्म है इस कानून की वो ये है कि इसके पूरे दो बेसिक क्रिटिसिज्म्स हैं. एक ये कि इसके पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं नजर आती. ये नहीं नजर आता कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने जुर्माना कर दिया या कि मेरे खिलाफ एक्शन हो गया तो मैं किस फोरम पे जाऊंगा जो मेरी बात और हुकूमत की बात इक्वली सुनेगा, इंडिपेंडेंटली सुनेगा. मैं जिस फोरम पे भी जाऊंगा, ख्वाह वो अथॉरिटी का फोरम हो, ख्वाह ट्राइब्यूनल का फोरम हो, ख्वाह आईनी बेंच का फोरम हो, वो तमाम वो लोग होंगे जिनको हुकूमत ने अपॉइंट किया है. तो मुझे इंडिपेंडेंट हेयरिंग कहां मिलेगी? ये पहला सवाल. ठीक. दूसरा सवाल, कानून के अंदर जो इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है वो फेक न्यूज की गई है. सारी दुनिया के अंदर, अच्छा, और कानून के अंदर फेक न्यूज की डेफिनेशन क्या है ये नहीं बताई गई. इसका कोई कानून के अंदर इसकी कोई इस्तेलाह मौजूद नहीं है. जब आप दुनिया की इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस को देखते हैं तो आपको समझ आती है कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के नीचे कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप ने रिसर्च करने के बाद, चंद सालों पे मुहित रिसर्च करने के बाद इस बात को कंक्लूड किया कि ये फेक न्यूज कुछ नहीं होती. ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पिछली दफा इलेक्शन हारे थे तो उन्होंने एक फ्रेज कॉइन किया था. असल में कानूनी फ्रेज है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, और इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशंस कवानीन में मौजूद है. हमारी हुकूमत ने ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, ना उनकी डेफिनेशंस इस्तेमाल की. एक अनडिफाइंड टर्म फेक न्यूज के नाम से क्रिएट की, जिसकी बेसिस के ऊपर हुकूमत के तैनात शुदा लोगों के पास इख्तियार होगा इस पूरे के ऊपर कार्रवाई करने का, और ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है. आखिरी बात मैं इस पे करता चलूं, हुकूमत का ये कहना कि वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए नहीं है कानून, ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है या यूट्यूबर्स के लिए है. तो आप और मैं, अगर लेट्स इमेजिन कि हम वर्किंग जर्नलिस्ट हों या हमारे जैसे दीगर लोग हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट मुख्तलिफ टेलीविजन पे काम कर रहे हैं, आप और मैं अगर यहाँ पे कोई बात करें और शाम को यही क्लिप जो सोशल मीडिया के ऊपर लगता ही लगता है, तो नेचुरली जो हमने यहाँ पे बात की और जो तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट अपने अपने मौजूदा फोरम्स पे बात कर रहे हैं, उन सब का क्योंकि एक एवेन्यू सोशल या डिजिटल मीडिया है, तो उन सब के ऊपर इसका इतला. अच्छा, आमना बताइएगा, जो नया कानून है इसमें सेक्शन 26A जिसमें नाम नेहाद फेक न्यूज, इसके भी साथ साथ बात कर भी रहे हैं, ये फेक न्यूज इसकी तारीफ नहीं की गई. अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताइएगा कि तारीफ हुई है इसकी, और फिर ये भी बताइएगा कि ये डिटर्मिन कैसे किया जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, क्या है ये, इसके क्या क्राइटेरिया है? अच्छा नम्रा, पहले तो मैं साथ साहब की बात से डिसएग्री करूंगी थोड़ा सा. खैर, ये मुझे अब तो ये जुमला कहने की इतनी आदत हो गई है कि नया भी नहीं लगता ये कहते हुए कि साथ साहब की बात से डिसएग्री करना सीम्स लाइक अ नॉर्म नाउ. बात ये है कि इन्होंने कहा कि डेफेमेशन एक्ट के अंदर ही आप अमेंडमेंट कर देते. डेफेमेशन एक्ट और जो ये पीका लॉ है, ये दो बड़े अलग लॉज हैं, अलग मकासद हैं इनके, अलग इसके अंदर पेनल्टीज दी हुई हैं. डेफेमेशन लॉ क्या होता है? हद तक इज्जत का कानून है. अगर किसी ने किसी की बारे में ऐसी कोई बात की जिसकी वजह से उसकी रेप्यूटेशन को, उसकी इज्जत को, उसके नाम को कोई तकलीफ पहुंची, किसी किस्म की कोई नुकसान पहुंचा, तो उस चीज़ का लॉ है. वो एक इंडिविजुअल शख्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जा सकता है कि जी इस शख्स ने ये बात कही या लिखी या बोली कहीं पे जिसकी वजह से मेरी रेप्यूटेशन को, मेरे काम को, मेरी चीज़ों को जो है गुडविल को नुकसान पहुंचा. सो उस लॉ को इस चीज़ से कंपेयर करना, क्योंकि इस लॉ के अंदर हम स्पेसिफिकली, और क्योंकि आपने भी मेंशन किया सेक्शन 26A, और ज़्यादा जितनी कंट्रोवर्सी इस वक्त सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे हर जगह चल रही है वो 26A के बारे में चल रही है. तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए पढ़ूंगी और साथ साथ उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. जी प्लीज. यहाँ पे आपने पहला नुक्ता ये उठाया कि फेक न्यूज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया या डिफाइन नहीं किया गया. सो 26A का जो टाइटल है दैट सेज पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड फेक न्यूज़. फॉल्स न्यूज़ की जो डेफिनेशन है, फॉल्स इज अ वर्ड, फॉल्स इज नॉट अ लीगल, नॉट समथिंग जो हमने कोई ऐसा फ्रेज नहीं बनाया जो एक लीगल फ्रेज नहीं है जिसकी हमें डेफिनेशन देनी है. फॉल्स इज अ वर्ड विच हैज बीन डिफाइंड इन द ब्लैक लॉज डिक्शनरी, जिसकी डेफिनेशन ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो इंटरनेशनली सारी दुनिया में एक्सेप्टेड लीगल डिक्शनरी है, उसमें कहा गया है कि फॉल्स मीन्स अनट्रू. अब अगर ये कहा जाए कि जी अब अनट्रू को भी नहीं डिफाइन किया, तो इस तरह तो फिर हम अंग्रेजी ज़बान के ऊपर एक अंग्रेजी लुगत बना सकते हैं. उसके खिलाफ एक्शन होगा. माजरत के साथ मेरा सवाल ऐड कीजिएगा. मेरा सवाल ये था कि उसको डिटरमिन कैसे किया जाएगा.
देखिए अनट्रू जो है ना, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. अब अगर इस वक्त मैं ये कहूं कि नम्रा ने काले कपड़े पहने हैं तो सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये अनट्रू स्टेटमेंट है. तो इसलिए अनट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट को डिटर्मिन करना इतना. लेकिन साथ साथ मैं आपका सारे सवाल सुनती हूँ, मुझे जरा इस सेक्शन को एलैबोरेट करने दें. जरूर. मैं उसके बाद आपके सवाल पे आती हूँ. ओके. यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से लिखा गया है, whoever intentionally disseminates, publicly exhibits or transmits any information. अच्छा. पहला ऑपरेटिव वर्ड यहाँ पे है इंटेंशनली. ठीक है. जो इन्होंने ये कहा कि जी गलती से किसी ने कोई बात कर दी और वो चली गई, और अगर उसका वो कॉन्टेक्स्ट होगा, इसीलिए ये लोग अथॉरिटी में बैठे हैं, इसीलिए उसके ऊपर सुनवाई होगी, उसके ऊपर फैसला होगा टू डिटर्मिन दीज फैक्टर्स. जो आपने भी क्योंकि डिटर्मिनेशन का सवाल किया, तो पहला ऑपरेटिव वर्ड इसके अंदर इंटेंशन का है कि क्या जिन सर्कमस्टांसेस में ये बात की गई वो सोचे समझे सर्कमस्टांसेस थे, वो इंटेंशनली ये बात पब्लिश की गई थी, या वो बात हादसाती तौर पे एक जेन्युइन गलती थी. ठीक है. दूसरा पार्ट, थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव to be false or fake and likely to cause or create a sense of fear, panic or disorder or unrest in general public. अब इससे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट मुझे नहीं पता. मेरा ख्याल है कि जो ठीक आपका पॉइंट आ गया. मैं मैडम से सवाल भी समझ पाएंगे. मैडम इसके अंदर बड़ी सवाल भी साथ ले लीजिए. आपसे सवाल है मैडम कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक अमेरिकन बिजनेसमैन का ग्रुप आया. हाँ. उसके ऊपर नेशनल टेलीविजन ने, पाकिस्तान टेलीविजन ने, दीगर टेलीविजन्स ने भी ये कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के एक अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे. और उन्होंने भी इस तरह का इंप्रेशन दिया अपनी कॉन्वर्सेशन में कि हम डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके बड़े करीब है और हम ये बात करेंगे. उसकी थोड़ी देर बाद आपने मैंने नहीं, अमेरिकन एम्बेसी ने उसकी तरदीद जारी कर दी और कहा कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, प्राइवेट ग्रुप है. मैडम क्या ये फॉल्स न्यूज के जुमरे में खबर फॉल करती है टेलीविजन की? नहीं, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे फॉल्स क्योंकि किसने दी है इस पे फर्क बताया जो एक्शनेबल नहीं किसने दिया इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक्शनेबल फॉल्स न्यूज है उसके बारे में ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि विच इज लाइकली टू कॉज और क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर, पैनिक, डिसऑर्डर और अनरेस्ट इन जनरल पब्लिक. मुझे बताइए कि डर लगेगा, उन लोगों से डर के भागना शुरू हो गए थे, या एक दूसरे को मारना शुरू हो गए थे, या सबसे पहले या उन्होंने कब्रें खोदनी शुरू कर दी थी. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द अदर डे विद यू. मैडम इस पे जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो चुकी है. ये डिटर्मिनेशन तो ट्रायल के अंदर होगी, यानी कि आप उसके खिलाफ मुकदमा काटेंगे और ट्रायल में डिटर्मिनेशन होगी. आप और मैं ये डिटरमिन नहीं कर सकते. इस पे जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट का 1998 सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर SCMR 1998 में खैर 532 या कोई इसका बेसिक केस है. गुजारिश ये है मैडम आपसे अगला सवाल, क्योंकि आप इसमें कानून में हमें वजाहत करके दे रही हैं. अगर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई पब्लिकली डिसेमिनेट ना करूं, और इंटेंशन का तायुन भी तो आप बाद में ही करेंगे, अगर मैं मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहूं कि वो फॉर्म 47 की वजीर आला है, जैसे कि किसी ने कहा और उसके खिलाफ FIR कट गई, ये आप इस कानून में कैसे डालेंगी? जो आपने कानून की प्रोविजन पढ़ी है, ये इसके अंदर कैसे डलता है? ये फियर और पैनिक कैसे क्रिएट कर रहा है ये मैसेज, सर बताइएगा. क्योंकि उस बंदे पे FIR कट चुकी है, मुझे इस तरह उस पे FIR कट चुकी है. मुझे इस तरह के किसी मुकदमे के बारे में कोई इल्म नहीं है. सॉरी मैडम, आपको और मुझे सबको पता है ना कि एक शख्स पे व्हाट्सएप पे मरियम साहिबा के बारे में उस पे आ रही हूँ कि अगर हम सियासत की बात करेंगे और हम हल्के की सियासत की बात करेंगे और हम इलेक्शन की, let me clarify that to you. और मैंने ऐसी एग्जांपल दी फॉर्म 47 वाली, आप कोई और एग्जांपल ले सकती हैं. जी बहुत अच्छी एग्जांपल दी. नहीं आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी. मैं इसी एग्जांपल पे एलैबोरेट करना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो स्पेसिफिक आपने एग्जांपल दी चीफ मिनिस्टर साहिबा के बारे में, उसके बारे में तो मैं ला इल्म हूँ. लेकिन अगर किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी MPA MNA के बारे में इस तरह की कोई बात किसी ग्रुप में कही जाती है, तो मैं उसको ये कहना चाहूंगी कि आप खुद इस चीज को मेरा ख्याल है समझते हैं कि जब हल्के की सियासत की बात होती है, जब इलेक्शन की बात होती है, तो बहुत सारे लोगों के जज्बात, बहुत सारे लोगों के पंजाब स्पेशली सेंट्रिक धड़ेबाजी होती है. लोग यहाँ पे गोलियां चलती हैं इलेक्शन के पीछे. मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे इलेक्शन के पीछे गोलियां चलती हैं. हमने बहुत इलेक्शन की लड़ाई में
लोग मारे जाते हैं, एक जी दूसरे मैम। के कैंडिडेट्स को, एक दूसरे की फैमिलीज को टारगेट किया जाता है। सो अगर इस तरह की कोई चीज या इस तरह की कोई बात या कोई ऐसी लड़ाई में तब्दील होती है ठीक जो है। बाद में जाकर खुदा ना किसी किस्म का हार्म किसी पाकिस्तानी को पहुंचाती है, इन एनी हल्का एनीवेयर, बात यह है कि इस लॉ का मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों की इज्जत की, जान की, माल की हो हिफाजत गया। करना है, उनको पीसफुल रखना है, उनको फसाद से, इंतशार से बचाना है। ओके। और खास तौर पे आपने आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मुझे समझ आ गया आप क्या कहना चाह रही है। है। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। साथ साथ एक तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का कुछ तस्करा हुआ इसमें, ये बताइएगा कि आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं और इस्लाम उस तरह से नाफिज नहीं है जिस तरह से जिस आइडियोलॉजी का हमें पढ़ाया जाता है मुताला पाकिस्तान में। तो ये तो एक बताएं कि आइडियोलॉजी पे अटैक क्या होगा, जिसके बाद जाके फिर इससे कार्रवाई होगी इस कानून के मुताबिक, और फिर ये भी बताएं कि इस कानून से एक आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, पहले सवाल का तो मैं आपका जवाब नहीं दे सकता। हुकूमत सामने है, जिन्होंने कानून पास किया है वही बता सकते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से उनका क्या मतलब है। माजरत, मैं इसमें बताने में मेरे में वो टैलेंट नहीं। ठीक। जहां तक दूसरा आपका सवाल है कि आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो हम इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। अगर तो इसकी वजह से, जिसको अमेरिका की जुरिस्प्रूडेंस में चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, कि स्पीच पे एक चिलिंग इफेक्ट हुआ, कि इसकी वजह से लोगों ने बोलना बंद कर दिया कि यार मैं जो भी बोलता हूं मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो फिर तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लोगों की आवाजें आप बंद कर देंगे, लोग खौफ की वजह से बोलेंगे नहीं। और अगर इसके साथ भी वही हुआ जो कि लगता है कि होगा, जैसे डेफेमेशन के कानून के साथ हुआ था, कि तकरीबन एक गैर मौसर सा तरीका है, आप कुछ लोगों को पॉलिटिकली तो विक्टिमाइज कर सकेंगे, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट आवाम के लिए ये इतना मौसर नहीं होगा। तो वो भी थोड़े अरसे में पता चल जाएगा। लेकिन आपका पहला सवाल बड़ा जरूरी था कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी को ऑफेंड करने से क्या मतलब है। मैं भी जानना चाहता हूँ मैडम से, ताकि जो आइडियोलॉजी की टर्म है ये प्लीज बताएं कि पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है क्या। नमरा, पाकिस्तान जब बनाया गया, इसके ऊपर हमने बहुत सारी स्टेटमेंट सुनी है और बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। बट आई थिंक कि अब हाँ, मैं यही कह रही हूँ, पढ़ते तो हम आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जैसे जैसे जिंदगी और गुजर रही है और जो जो हालात मुल्क में देखने को मिल रहे हैं, जो हमने शायद बचपन में कभी सोचा नहीं था कि इस जिंदगी में पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ होता हुआ देख लेंगे, तो मेरा ख्याल है आप ज्यादा समझ आ रहे हैं कि आइडियोलॉजी क्या थी और आइडियोलॉजी से हम कितना दूर हो गए। पाकिस्तान बनाने क्या है का आइडियोलॉजी मकसद पाकिस्तान की? सबसे, मैं यही कह रही हूँ, पाकिस्तान बनाने का मकसद सबसे पहले ये था कि एक पीसफुल मुल्क हो, एक पीसफुल जगह हो जहाँ पे सब लोग अपना जहाँ पे हम मजहब, हिंदू से अलग रह सकें, इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकें, जहाँ पे हमारी मर्जी से हुकूमत हो। कायद आजम ने अपनी पहली स्पीच में ये कहा था कि आप अपनी चर्च, अपने मंदिर, अपने मस्जिद जाने के लिए फ्री हैं। जरूर। सो ये जो हमारे अंदर रेडिकलिज्म आ चुका है, जिस कदर पोलराइजेशन, मैं बिल्कुल ऐसे ही कहा था, जिस कदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन आ चुकी है, जिस कदर हम गालम गलोच के कल्चर को फरोग दे चुके हैं, जिस कदर हम फैज़याब हो के हुकूमत में आने की रवायत रख चुके हैं, ये सारी बातें हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी ये थी कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, अवाम के पास ताकत होनी चाहिए, सिर्फ हुकूमत बनाने की नहीं, अपने फैसले लेने की, अपना मजहब चुनने की, अपने मजहब को प्रैक्टिस करने की, अपने मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर बनाने की, ये सारी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए रेगुलेशन है साहब, की हुकूमत के लिए रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये जो रेगुलेशन कल को आपके अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो जाएगी। सॉरी मैडम, आपकी इजाजत से मैडम आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या मैं अगर अपनी रियासत से किसी बात पे डिसएग्री करता हूं, सो मेरे ख्याल में ये हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही, मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहिबा अच्छी चीफ मिनिस्टर नहीं है, अगर मैं इसका इजहार करना चाहता हूं, तो क्या ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है मैडम? बिल्कुल नहीं है। एज लॉन्ग एज आप पीसफुली उसका इजहार करते हैं, तो मैडम मैं अगर पीसफुली आप जलाओ गिराओ नहीं करते, आप इंतशार नहीं फैलाते, आप कफन नहीं पहनते और आप कब्रें नहीं खोदते, आप जरूर सही मैडम हम उसकी बात नहीं करें। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, आपकी ट्वीट, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज कि कल को ये कवानीन आपके अपने खिलाफ जब इस्तेमाल हो सकते हैं, तो क्या हुकूमत ये भी सोचती है इसके बारे में? जिस दिन हुकूमतें ये सोच के कानून बनाने लग जाएंगी कि हमें इससे कोई नुकसान ना हो, तो फिर हुकूमत में होने का फायदा क्या?
अगर आप हमने ही ये तो बताते सोशल हैं कानून कैसे। बनाना है कानून। कि हमें इससे शायद नुकसान ना हो जाए, या हम अपने जाती मफाद के लिए या अपने मैडम, आप नुकसान लोगों से ने बचने के NRO लिए साइन कानून किया बना था रहे 2008 हम में, पाकिस्तान ऐसी के बात लिए और ना करें। पाकिस्तान आपने की तो आवाम कानून के लिए बनाए कानून सिर्फ बना अपने रहे लिए हैं। हैं। और अगर ये कानून पाकिस्तान को आपके पीसफुल लिए रख सकता है, NRO अगर बना, पाकिस्तान को आपके लिए NRO का कानून जनरल मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस करवाया, आप लोग उसका हिस्सा थे। आपकी लेजिस्लेशन तो आपने की सिर्फ अपने लिए है। आप मुझे पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशंस बताएं, मैं आपको आपके इंटरेस्ट की लेजिस्लेशंस बताता हूं। आपने 2017 के अंदर एक मेजर लेजिस्लेशन को जिस लेजिस्लेशन को 2017 के आप अंदर मैं पूरी बता जोर देता शोर हूं से जी। अपोज कर रहे हैं, ये Sorry, पब्लिक मैडम। इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन है। इससे मैडम, मेरी मैं- जात का या चीफ मिनिस्टर साहिबा का या प्राइम मिनिस्टर का या मैडम, किसी का कोई जाती फायदा पाकिस्तान के नहीं अंदर हो ना, रहा। मैडम पाकिस्तान के अंदर 3 लोगों के अलावा, कम से कम, चले मैं पाकिस्तान नहीं कहता, पंजाब में 3 लोगों के अलावा आपके हुकूमत के 2, चले 4 कर लें, एक सीनियर मिनिस्टर कर लें, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर लें, चीफ मिनिस्टर कर लें, आपकी 4 के अलावा मैडम किसी को इस बात में यकीन नहीं है कि ये लेजिस्लेशन आपने पाकिस्तान के लिए की है। सारा मीडिया आवाजें बुलंद कर करके कह रहे हैं कि ये लेजिस्लेशन आपने अपने लिए किया ताकि आपकी तनकीद ना हो। कैसे कह रही हैं आप? इसमें आवाम का क्या भला है? आपने मेरा बताएं जरा, शुमार आवाम का 4 क्या भला है? समझदार लोगों में किया है। बहुत ज्यादा समझदार लोगों में मैं इस मैडम, बात पे बहुत खुश हूँ कि समझदार आपने लोगों में। मेरा शुमार 4 समझदार बहुत, लोगों में किया है। बहुत बहुत मैं वो अच्छा, मुझे अगले सवाल की जानिब बढ़ना है। साथ डालना चाह रहा था वो, मेरे पास लास्ट मिनट है, लेकिन फिर मैंने नहीं डाला। मेरे पास लास्ट मिनट है। बताइएगा इस कानून का फ्यूचर क्या है साथ साहब? इसको क्या अदालत से कलअदम करार दिया जा सकता है? जिस तरह राना सनाउल्लाह देखिए, साहब मुझे सुबह ये लगता प्रोग्राम है- में कह रहे हैं, वो सुबह ये कह रहे हैं कि ये कोई इसमें तब्दीली हो भी सकती है, तो क्या देखिए, कानूनी मुझे ये एतबार से लगता अब है- तब्दीली हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं ये आपसे कहूं कि ये कानून आइन के खिलाफ है और इसके खिलाफ चैलेंज फाइल होगा और ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, तो मैं इस कानून के जुमरे मेरे ऊपर FIR कट सकती है। इस वजह से मैं आपसे ये बात नहीं कहना चाहता। मुझे यकीन है कि तारोज़े हशर ये कानून कायम रहेगा और इसके नीचे मैडम की जैसी दिलों की हुकूमत भी। आमना, आप भी जल्दी से बताइएगा कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि जर्नलिस्ट तमाम तर सरापा एहतजाज है, मीडिया हाउसेस तमाम के तमाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। यकीनी तौर पे आप इस वक्त मेरे बाजू पे भी काली पट्टी देख ही रही है। इस वजह से कि लोगों के लिए जो आपने कानून बनाया है, एहतजाज कर इस रहे वजह हैं से। लोग, पाकिस्तानी I was एहतजाज just कर रहे हैं, तो noticing फ्यूचर क्या होगा इसका? मैडम, हमारा अपना चैनल भी एहतजाज कर रहा है। बताएं ना इनको कि क्यों आपने लोगों की मफाद के अंदर ये कानून साजी की। बताएं तो सही, उनकी काली लेकिन पट्टी तो नम्रा, मैं उतरवाएं। समझती हूँ- हमारा अपना मैं पूरा समझती चैनल हूँ इस जहाँ तरह तक एहतजाज की पूरा बात चैनल है और काली लोगों- पट्टी पहन रहे हैं, उनको समझाएं तो सही थोड़ा सा। ये बिल्कुल, मेरी भी पड़ मैं गई। चैनल के साथ खड़ी हूँ, मैं चैनल के भी साथ खड़ी अपनी हूँ, भी मैं अपनी पहन हुकूमत लेना, के भी ये साथ मुझे खड़ी भी हूँ, दी I'm गई coming to है, that। आपकी भी होनी देखिए, चाहिए। जहाँ तक ठीक है, मैं अगले सेगमेंट में I'll wear it, जी प्लीज। अपनी हुकूमत के खिलाफ पहनेंगी। ये तो मैडम, फिर आप अगले अपनी हुकूमत segment के में खिलाफ चली आप गई। अपनी हुकूमत के खिलाफ पहनेंगी। मैंने तो इसलिए नहीं पहनी कि हो मुझे- सकता है मुझे बोलने मैं तो आपको दें, बताता हूँ। मुझे बोलने सॉरी, का आखिरी मौका जुमला, देंगे तो मैं बताती हूँ मैं आखिरी क्या कह जुमला रही हूँ। मैंने भी चले, मैंने आखिरी भी मिनट है, आखिरी साथ साथ जुमला आपको comment करना है। मैंने भी पहनी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये पहनने से ऐसा इंतशार फैल सकता है कि मेरे खिलाफ पीका का कानून हो जाएगा। मैंने सिर्फ सामने रखी हुई। चलें, ठीक है, ओके जी। आमना, अच्छा, देखें नम्रा, मैं ये बात कर रही थी कि जहां तक कंसल्टेशन की बात है, मैं समझती हूँ कि क्योंकि हम मुज़ाकरात की बात पे भी यही बात करते रहे और मैंने इसके ऊपर बड़ा खुल के अपना ओपिनियन दिया कि मैं समझती हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत होनी चाहिए। सिर्फ मुशावरत इसलिए नहीं कि ये लॉ गलत है, ये लॉ 100% करेक्ट है, 100%। स्टैंड बाय। लेकिन माजी में आप लोग ये कह चुके हैं, आप लोग इसको किसी काला के दिल में कानून कह चुके मुशावरत हैं। इसलिए कि आपने जो काली पट्टी पहनी, आपके दिल में ये बात ना रह जाए कि हमसे कंसल्टेशन नहीं की गई या हमारा इनपुट नहीं लिया गया। सो मैं समझती हूँ कि ये रिस्पेक्ट हमें हर जितने हमारे पिलर्स ऑफ सोसाइटी हैं, मीडिया है और जितने भी हैं, हमें उन सबको देनी चाहिए ये रिस्पेक्ट कंसल्टेशन की। हमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना मतलब कि चाहिए। अब आप लोगों कानून एक बन बहुत जाने के बाद important अब सतून है कंसल्टेशन हमारे की मुल्क। गुंजाइश मौजूद है। बहुत शुक्रिया वफाकी हुकूमत का, कितना नहीं, टफ अब नक्शा। तो मैंने तो फैक्चुअली कहा कि इसलिए मैंने आपको कहा कि कंसल्टेशन अगर करते आप लोगों की तसल्ली ब्रेक की होती कॉल आ तो गई है। बहुत बेहतर होता। लेकिन ब्रेक जहाँ की तक कॉल आ लॉ गई। की बात है, लॉ के साथ मैं खड़ी हूँ बिकॉज लॉ इज वेरी ब्लैक एंड व्हाइट। मैडम को ओके, काली ओके। पट्टी पहन लेना अगले सेगमेंट में। चलें, ठीक है, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि अगले सेगमेंट में आप पट्टी बांधती हैं, हमारा साथ देती हैं, सहाफियों का और मीडिया हाउसेस का साथ देती हैं या नहीं। इस पे बात होती है दीगर टॉपिक्स पे भी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल आपने देखा होगा कि वजीर आजम ने बजाते खुद मुज़ाकरात जो कि अपीरेंटली तो खत्म हो चुके उसके डेडलॉक के खात्मे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और नई ऑफर पेश कर दी। ऑफर एक आई थी सामने
वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमीशन के जो उसकी पेशकश की थी। अब उसके रद्द अमल में राना सनाउल्लाह साहब वो आज एक इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आए मुज़ाकरात की मेज पर बैठे, अगर वो हमें कायल कर लेते हैं तो उनकी बात भी मानी जा सकती है। आमना ये बताएं कि ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कह रही है कि हमें मुज़ाकरात नहीं करने, उनकी तरफ से मुज़ाकरात खत्म कर दिए गए, सो हुकूमत क्या जमहूरियत की इतनी पासदारी के लिए जिम्मेदार करार पा रही है और वो ये कोशिश कर रही है कि जमहूरियत की जीत हो इसलिए मुज़ाकरात कंटिन्यू करने चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डर है हुकूमत को किसी किस्म का कि वो एक बार फिर से सड़कों पे आ जाएंगे? नम्रा, देखिए, जो आपने एक जुमले के अंदर अपने सवाल में दो अल्फाज इस्तेमाल किए, हुकूमत और डर, मेरा ख्याल है ये दो अल्फाज बड़े आयरॉनिक हैं, एक दूसरे के जो है एक साथ एक जुमले में। चले खदशा कर लेते हैं। पिछले सेगमेंट में हुकूमत और सच भी एक जुमले में था, वो भी काफी आयरॉनिक था। नहीं, वो तो मुझे अच्छा लग रहा था। आपको आदत नहीं है ना, आपके कप्तान की हुकूमत में कभी हुकूमत और सच का आपस में कोई रब्त नहीं रहा, तो इसलिए आपको शायद अनहोना सा लग रहा हो। चले मुज़ाकरात को बताया कि गवर्नमेंट, मुझे आदत है गवर्नमेंट सच्ची हुकूमत बेताब है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए जब तहरीक इंसाफ की तरफ से खत्म हो गए, क्योंकि नम्रा फाइनली वी हैव अ गवर्नमेंट जो बेताब है पाकिस्तान में पीस लाने के लिए, जो बेताब है लोगों की इज्जत बहाल करने के लिए, जो बेताब है पाकिस्तान से बेरोजगारी का, महंगाई का खात्मा करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तो फिर आप लोग लाहौर जलसे के लिए इजाजत दे रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लोग जलाओ घिराव की बात ना करें, पाकिस्तान की आवाम के मसाइल का हल हो, इसलिए हुकूमत ये चाहती है। ये बात हम बड़ी क्लैरिटी के साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मुज़ाकरात थे, इसमें जो चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया गया, इसमें से कोई और जब चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया गया पीटीआई की तरफ से, तो कोई डिमांड नहीं रखी गई हुकूमत की तरफ से। ये बात इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि हुकूमत को इन मुज़ाकरात से ना तो कोई फायदा है, ना हुकूमत का कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, सिवाय इस बात के कि ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री देखा जा रहा है, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान देखा जा रहा है, क्योंकि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की सड़कों पर जब ये इंतशार करते हैं तो सिर्फ वो बच्चे जिनको ये ब्रेन वॉश करके सड़कों पे लाते हैं, सिर्फ वो इफेक्ट जहां पे नहीं वजीर होते। आजम ने पार्लिमानी कमीशन की ऑफर कर दी है, वहां पे वो जुडिशल कमीशन जो उनकी अपनी डिमांड थी फिर वो बना देते। तो नम्रा, आप ये कहना चाह रही हैं कि चंद लोग आके मैं वजह जानना चाह रही हूँ कि वजह क्या जुडिशल कमीशन ना बनने की और डालेंगे, पार्लिमानी धमकी देंगे 28 जनवरी की, 26 नवंबर की, 31 जनवरी की धमकी देंगे, और जो कहेंगे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो उसके आगे सरे खम तस्लीम करके कहे कि यस सर, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, साथ साथ क्या हुकूमत है जहां पे जुडिशल कमीशन की उनके मुतालबात थे, बहुत अच्छी बात है जी, जहां पे मुतालबा था जुडिशल कमीशन का, तो फिर मुज़ाकरात खत्म हो गए, जुडिशल कमीशन नहीं बन पाया, एक और ऑफर आ गई, वो भी वजीर आजम की तरफ से। तो डेफिनेटली उसकी कोई वर्थ है, कोई वैल्यू है, तभी वजीर आजम उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, तभी उन्होंने ये पेशकश भी की है। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं कि मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर से एक बंदा हो, 4 हो, 10 हो, 4 लाख हो, 4 करोड़ हो, एक ऐसा वजीर आजम, जैसे मैडम ने कहा, मुंतखब वजीर आजम को उनके सामने सरे खम तस्लीम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैडम ने दुरुस्त कहा, अगर आवाम ने मुंतखब किया होता तो उसके सामने सरे खम तस्लीम करते, क्योंकि आवाम ने मुंतखब नहीं किया, मुंतखब जरूर हुए हैं, तो जहां पे किया है वहीं पे जो शख्स जहां से इलेक्ट होता है उसको उधर ही सरे खम तस्लीम करना पड़ता है। कि मैं, आप मेरी कंस्टिट्यूंसी हैं तो मैं आपके सामने ही बात करूंगा। यहां से आगे की थोड़ी सी बात करते हुए मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के अंदर एक कंसर्टेड पॉलिटिकल नेशनल सेटलमेंट की जरूरत है। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक हुकूमत वक्त कहे कि क्योंकि ये सिर्फ 4 बंदे हैं तो हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, और ये क्योंकि 8 बंदे हैं तो हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। आप जब इस तरह का नैरेटिव लेके आते हैं तो आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो बन जाएं 5 लाख बंदा, और फिर जब वो बन जाएंगे ना तो वो आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे। फिर हमने देखा कि बाकी दुनिया के ममालिक के अंदर क्या हुआ, ख्वाह बांग्लादेश हो, ख्वाह श्रीलंका हो, आप जब 4 बंदों, 5 बंदों, 10 बंदों, जो बकौल आपके 4-5 बंदे हैं, जब आप इनकी बातें नहीं सुनेंगे, जमहूर का मकसद ये है, बादशाहत में इनकी बात नहीं सुनी जाती थी, जमहूर का मकसद ये है कि एक बंदा भी खड़ा होगा तो आप उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि आप तमाम लोगों की हुकूमत हैं, आप अपने
जिस भी कंस्टिट्यूंसी से आप इलेक्ट हुए आप सिर्फ उसकी हुकूमत नहीं है, आप तमाम लोगों की हुकूमत हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हमारी सियासत की रिवायत वो है जो अभी मैडम ने कहा कि अगर किसी का ख्याल है कि एक मुंतखब वजीर आजम अपनी अवाम के 5 लोगों के सामने सरे खम तस्लीम करेगा तो वो नहीं करेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है, पाकिस्तान में ये रिवायत है। खादमे आला, ये खादमे आला खादमे आजम को, मैडम सॉरी आपने इंतशारी टोला नहीं कहा, वो तो आप कह रही है ना, आपसे जो सवाल पूछेगा आप उसे इंतशारी टोला ही कहेंगी ना। कोट ना करे। ओहो, पाकिस्तान की आवाम के 5 नहीं 1 शख्स के आगे भी वजीर आजम जो है वो उनकी बात करने मैडम क्या के लिए, आपका बात ख्याल है, सुनने के लिए, चले जानने इस के लिए मसले खड़ा है, को सेटल कर लेते पाकिस्तान की हैं। आवाम मैडम इस जो मसले है को सेटल वो कर लेते हमारे हैं। लिए सबसे पहले है। मैडम इस लेकिन मसले, अगर आप मैडम इस मसले को सेटल कर लेते हैं जिनको ये नहीं ओहो, पता कि मैडम, उनका आप फिर- लीडर कौन है, जिनको ये नहीं पता कि आप उन्होंने फिर लाहौर में है इंस्ट्रक्शंस ना, किससे लेनी लगता है है, आप जब जिनको भी ये नहीं लाहौर पता में कि वो होती है ना, किसके कहने पे अज़मा किसके बुखारी लिए साहिबा सियासत आ कर जाएंगी। रही है। बुखारी साहिबा और उनके आगे मरियम हम नवाज साहिबा, हर Azma ये साहिबा, Bukhari is now a part of our discussion. मैडम आप फिर से लाहौर में ना, आप सुन नहीं रही। लाहौर में हुक्मरानों का मसला ये है कि चलो वो कम सुनते से कम नहीं जब मैं हैं। इस्लामाबाद होती हूँ तो साथ अच्छा, साहब को सुन तो ले। और जब हम इस्लामाबाद में होते हैं तो अच्छा, अता तारड़ मैडम, साहब होते हैं हमारी मैडम discussion सुन का तो हिस्सा। लें, या सुन तो लें। देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लेवर फॉर हिम। ओहो, मैडम सुन तो लें। आपने अभी फरमाया कि क्योंकि वो लोग जो भी आपसे सवाल पूछते हैं आप उसे इंतशारी टोला कह देते हैं। आपने कहा क्योंकि वो इंतशारी टोला है तो उनकी हम बात नहीं नहीं, करेंगे, आवाम वरना आवाम का एक ओहो। शख्स भी पूछे, मैं उन पार्लियामेंटेरियंस को इंतशारी टोला कह रही हूँ। मैडम जो सवाल आपसे, मैडम इस independent- मसले को सेटल कर अच्छा, आप ना एक सवाल सवाल का का जवाब जवाब दें। हैं। सवाल का पूरा तो आपके ख्याल में क्या मैं इंतशारी टोला हूँ? आप मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सामना मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, कि आप नहीं, आप मैं बहुत इस पाकिस्तान का एक आप शहरी अगर हूँ। respectfully सुने बात सुने करते सुने, हैं तो- मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, मैं कोई इंतशार नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके इस पे जुडिशल कमीशन बना दें ताकि तमाम मुल्क को, तमाम कौम को करार आ जाए। साथ साथ मैं सॉरी ये technical एक सवाल सेकंड, पूछना भी चाह सॉरी रही हूँ। आपका मैडम ये कहना था पाकिस्तान का एक शहरी भी इंतशारी टोला ना हो और डिमांड करे तो वजीर आजम उसके सामने सरे खम तस्लीम करेंगे। उसकी मैं बात इंतजार सुनेंगे। करूंगा, उसकी मैं बात इंतजार सुनेंगे। करूंगा कि आप वजीर आजम को मैं मेरी इस आपकी बात का डिमांड पे बिल्कुल सरे खम जवाब, मैं तस्लीम आपकी करवाऊं। बात का बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। मेरी जवाब अगर नहीं, आपने वजीर बात आजम का की है तो फिर सरे खम मेरा थोड़ा तस्लीम सा- करवाएं, इसका जवाब नहीं चाहिए। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा, आप रिपीट करके दिखा लें। अभी मैंने ये कहा सेगमेंट है कि चला उनकी लेते हैं बात वापस, भी मैडम सुनेंगे। शाम को सोशल अगर- मीडिया ने लगाया होगा। बिल्कुल चला ले। चलिए, मैंने आप ना ये बताइएगा- बिल्कुल करेंगे, मैं डिसएग्री नहीं करी, मेरी बात तो मुकम्मल होने दें, मेरी बात तो मुकम्मल जी, होने प्लीज, दें। लेकिन अगर उस एक शख्स की कही हुई बात से मेरे मुल्क के अवाम के 22 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचता हो, मेरे मुल्क की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होती हो, पॉलिटिक्स डिस्टेबलाइज होती हो और इंतशार फैलता हो, तो क्या मैं उस एक शख्स की फरमाइश के ऊपर अपने मुल्क के तमाम लोगों को, अपने मुल्क के सिस्टम को, मुल्क की उस गाड़ी को जिसको हमने बड़ी मुश्किल से पटरी पर चढ़ाया है 4 साल के लॉस के बाद, 4 साल के ठीक है, आमना साहब मेरा सवाल ऐड कीजिएगा प्लीज। अंधेरों में वहां से निकालने के बाद टेक्निकल क्या सवाल हम एक प्लीज शख्स की फरमाइश पे उसको वहां से हटा दें? ओहो, मैडम, जी आमना ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ दोबारा गया। पाकिस्तान को उन काले अंधेरों में गुमराह धकेल ना दें जहां करें। आपका कप्तान धकेल के गया था। खुदा का वास्ता गुमराह ना करें, एक शख्स नहीं है, करोड़ों पाकिस्तानी हैं। खुदा का वास्ता इस हकीकत को तस्लीम करें, खुदा का वास्ता खिड़की खोल के शीशों के महलों से जरा बाहर देखें तो सही कि अवाम के साथ हो क्या रहा है। खुदा का वास्ता 1 मिनट के लिए प्रोटोकॉल पे गाड़ी खड़ी करके इशारे पे खड़े बच्चे से पूछे तो सही। जो भी आपको मैडम ये बता रहा है कि एक शख्स है पाकिस्तान में जिसका ये डिमांड है, आप अपनी चीफ मिनिस्टर साहब से कहिए कि बगैर प्रोटोकॉल के लिबर्टी चौक से में खड़े होके जूस पी के तो दिखाएं, आपको पता चले कि किस भाव व्यक्ति है। आप खुदा का वास्ता है लोगों का मजाक तो ना उड़ाएं कि एक बंदा है, 2 बंदे हैं। पाकिस्तान की आवाम, आप खिड़कियां खोलें, शीशे के महल के थोड़े थोड़े शीशे नीचे करें, बाहर देखें, लोग जो मिट्टी के अंदर घुल मिल चुके हैं, मेरा ख्याल है उनके चीफ लोग, मिनिस्टर साहिबा हर रोज किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का दौरा मैडम कर जाए रही ना हैं बगैर प्रोटोकॉल और वहाँ के किसी पे एक जिस दिन। तरह से लोग उनको वेलकम कर जी, रहे हैं, जी। मेरा ख्याल है दैट शुड बी चलिए साहब, जी आमना ठीक है, आमना मुझे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है, साथ साथ इमरान प्लीज खान मुझे साहब ऐड के करने पास दीजिए। विजिट करने का दिन था, उस दिन उनको कोई विजिट करने नहीं गया जी था। जी माशा साथ साहब, ये जो एक पार्लिमानी कमीशन की ऑफर आई है वजीर आजम की जानिब से, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी संजीदगी है, और फिर ये कि जो पार्लिमानी कमेटी की बात हुई है, क्या ये जो 9 मई है और 26 नवंबर है, ये तो तहकीकात के लिए था ना, देखिए, तो क्या मेरा ये नहीं ख्याल। तहकीकात कर सकते हैं?
सॉरी, गुजारिश ये है कि जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे इससे पहले कि मैडम ने बिल्कुल ही ऐसी सच बोलने शुरू कर दिए जिसमें मैडम और उस्मा बुखारी और मरियम नवाज साहिबा के अलावा किसी को पाकिस्तान में यकीन नहीं, उससे पहले हम ये वाली सीरियस बात कर रहे थे। गुजारिश ये है कि जब भी किसी भी सिस्टम में डिस्प्यूट हो, आपका मेरा डिस्प्यूट हो जाए, आप कहें कि इस कप का रंग सफेद है, मैं कहूं कि सफेद नहीं है, अब हमारा डिस्प्यूट हो गया। ट्रू। जब डिस्प्यूट हो जाए तो किसी तीसरे फरीक के सामने बिठा के उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे ना। जब अगर आप और मैं आपस में एग्री कर सकते होते तो बात खत्म हो जाती, वरना हम किसी तीसरे इंडिपेंडेंट फरीक के पास जाएंगे कि चले मैडम के पास चलते हैं, वैसे आमना से पूछ लेते हैं, वो फैसला कर देंगी। ये डिस्प्यूट है पार्लियामेंट्री पार्टीज का। एक पार्टी कहती है हमारे साथ इम्तियाजी सुलूक हुआ, हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की, ख्वाह वो 8 फरवरी को, वो कहती है हमारे साथ रियासत ने ज्यादती की 9 मार्च को, वो कहती है हमारे साथ हुकूमत ने ज्यादती की 26 नवंबर को। जब वो कमीशन तश्कील देगी तो किसी इंडिपेंडेंट, किसी ऐसी एंटिटी का, किसी ऐसे इदारे का कमीशन होगा जो अपने हक में या खिलाफ फैसला नहीं कर रहा होगा। अगर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस आपस में बैठेंगे तो जो फैसला भी होगा वो आपस में किसी एक के हक में कर रहे होंगे कि हुकूमत ने दुरुस्त कहा या कह रहे होंगे ऑपोजिशन ने दुरुस्त कहा। अगर एक जुडिशियल कमीशन होगा तो वो खुद फरीक नहीं है इस डिस्प्यूट का, जिस वजह से ये जुडिशियल कमीशन का डिमांड रीजनेबल है और पार्लियामेंट्री कमेटी की नहीं। और इस पे हुकूमत सीरियस है? मैं नहीं जानता, हुकूमत बेहतर बता सकती। चलें ठीक है, ये ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, एक अमरीकी पाकिस्तान में मौजूद है गुज़िश्ता कुछ महीने से, ये क्या मामला है, ये क्या मामला है, वो क्यों यहाँ पे मौजूद है और अभी तक वापस क्यों नहीं गई, इस पे बात होती है इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता कुछ रोज से आपने जरूर खबरें देखी होंगी एक अमरीकी खातून की जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और बताया ये जा रहा है कि वो 19 साल किसी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आई। अब इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ लोग इसको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मसला जो है वो ये कि इसकी वजह से हमारा फैमिली सिस्टम बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। जहां पे हुकूमतें डेफिनेटली उनको काम करना चाहिए और कुछ हद तक वो काम कर भी रही हैं, जैसे इस केस में अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ हमारे सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त ये टॉपिक लेके आने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ मीडिया पे भी उन चीजों को कवरेज मिलती है जिनको कवरेज नहीं मिलनी चाहिए। सो हम लोगों को भी जब अपनी ऑडियंस तक कुछ कंटेंट पहुंचाना होता है तो हमें भी बड़ा ही रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप टेलीविजन स्क्रीन पे मौजूद होते हैं। आज मैं देख रही हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो ये कवरेज की इतनी जरूरत थी नहीं। जो हुकूमतें उनको अपना काम अच्छे और एहसन अंदाज से सरंजाम दे देना चाहिए था। साथ साथ इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहूंगी मैं कि ये जो लव अफेयर्स आजकल ऑनलाइन चल पड़ा, ये एक नया ट्रेंड है कुछ, ये किस तरह से हमारी फैमिली सिस्टम को हर्ट कर रहा है? देखिए, मेरा इस पे अनफॉर्चुनेटली मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में हमारी फैमिली सिस्टम्स में जहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें हैं हमारी फैमिली सिस्टम्स की, वहाँ पे हमारी फैमिली सिस्टम्स में कुछ इस तरह की कदगने हैं, कुछ इस तरह की बैरियर्स हैं जो नौजवानों को अपने आप को प्रॉपरली माशरे के अंदर एक्सप्रेस नहीं करने देते, जिस वजह से बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं। लोगों के अजीब किस्म के अननोन किस्म के अफेयर्स चल पड़ते हैं, जिस तरह का ये भी जिस तरह भी आपने देखा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात बताऊं, मेरे ख्याल में ये खबर एक मजाक के अलावा कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दुनिया के अंदर इस तरह हो जाता है। एक मैक्सिकन खातून अर्जेंटीना पहुंच गई किसी के प्यार में, एक मोल्दोविया से बंदा जर्मनी चला गया किसी के प्यार में और जाके पता चला कि इट वाज जस्ट अ फेक। ये हो जाता है। मैं सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक लेकिन गुजारिश करूंगा कि अगर आप पिछले हफ्ते का वक्त देखें तो पाकिस्तान में एक अमरीकी मोहसिन नकवी साहब के कहने पे आए और एक अमरीकी इस लड़के के कहने पे आया। मेरी इतनी सी गुजारिश है कि सिनर्जाइज करने के लिए इस लड़के को मोहसिन नकवी साहब की टीम में शामिल कर दिया जाए, ताकि जो इन्वेस्टमेंट और अमेरिकन लोगों को पाकिस्तान लाने का अमल है वो फोकस तरीके से एक टीम के साथ किया जा सके। चलें ठीक है, आमना इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए नम्रा, मैं
تھوڑا سا ساتھ صاحب نے تو اس کو مزاحیہ انداز میں کہا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اس چیز سے, ایک تو مجھے سچی بات ہے اچھا نہیں لگ رہا جس طریقے سے اس سارے ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے, کیونکہ کوئی امریکی ہو یا پاکستانی ہو یا مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کرسچن ہو یا سکھ ہو, میرا خیال ہے کہ ہر خاتون کی ہمیں عزت کرنی چاہیے, ان کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, ان کی پرسنل لائف کو. تو مجھے سب سے پہلے یہ چیز بڑی بری لگی کہ جب رپورٹرز نے جا کے ان کو کہا آپ کیوں آئیں, وائی ڈیڈ یو کم, واٹ ڈیڈ ہی سے ٹو یو, اور وہ بیچاری بار بار کہہ رہی ہیں کہ دس از اے پرائیویٹ میٹر, دس از اے پرائیویٹ میٹر. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا ڈیمینر بے شک ڈس ریسپیکٹفل ہے یا سارا کچھ ہے, سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ وہ یہاں کیسے آئیں. آپ نے کہا جی ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے, ان کو ویزا کی ایکسٹینشن گورنر صاحب کے کہنے پہ دے دی گئی. میرا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پہلی بات کہ ہوتے کیوں ہیں, ہماری امیگریشن پالیسی, ہماری ویزا پالیسی, یہ ساری چیزیں اتنی بہتر کیوں نہیں ہیں کہ ایسے معاملات کو پہلے سے ڈیٹیکٹ کیا جائے. جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں, اور امیگریشن آفیسر کو تھوڑا سا بھی آپ کے اوپر شک ہوتا ہے یا کسی قسم کی کوئی سوالات ہوتے ہیں, تو وہ وہیں سے ان کو کال بھی کرتے ہیں, اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں بیفور وہ آپ کی امیگریشن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا تو اس واقعے کو اتنا طول دینا, اس کے بعد اس واقعے کو اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر دینا, ہر جگہ ہر وقت اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں, اس کی میمز بن رہی ہیں. آپ ان کو آرام سے, جس طرح کسی ایک نارمل شخص جو آپ کے ملک میں آ گیا ہے جس کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے, اس کو آپ ڈیپورٹ کرتے ہیں, آپ ان کو اپنے قوانین کے مطابق ان کو ڈیپورٹ کریں اینڈ اینڈ دس چیپٹر. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ایوری بڈی نیڈس ٹو ٹاک اباؤٹ دس, وائی ایوری بڈی نیڈس ٹو آسک ہر کہ وہ کتنے پیسے لیں گی, وہ کس کی محبت میں ہے, وہ دبئی میں رہنا چاہتی ہیں, وہ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ جلدی سے بتائیے گا, میرے پاس یہ چیزیں اس چیز کی طرف ایک بڑی انڈیکیشن ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی کتنے خراب ہو چکے ہیں. اٹ از انفارچونیٹ, یہ انسیڈنٹ جو ہے نا یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں, اٹس ویری انفارچونیٹ. جی آمنہ یہ بتائیے گا, ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو. 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے لاہور میں؟ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت ملے گی؟ نمرہ یہ تو آپ نے ہنسی مذاق والی بات کر لی, آج لگتا ہے آپ لائٹر نوٹ پہ شو کا اختتام کرنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ 8 فروری کو ہنسی مذاق سے زیادہ کچھ ہونے جا رہا ہے لاہور میں. 8 فروری پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے جلسہ ہے. دیکھیں میں اسی پہ آ رہی ہوں, اگر 8 فروری کالا دن ہے, اگر 8 فروری احتجاج کا دن ہے, تو پھر کے پی کے میں بھی احتجاج ہونا چاہیے, پھر کے پی کے چیف منسٹر کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے, کیونکہ اسی 8 فروری کے الیکشن سے وہ الیکشن جیتے اور اسی الیکشن کے نتیجے میں وہ چیف منسٹر بنے. تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا یہ کالا دن ہے یا یہ خوشی کا دن ہے, یہ افسوس کا دن ہے یا جشن کا دن ہے. اگر افسوس کا دن ہے تو بشرا بی بی اسی چیف منسٹر کے گھر میں پناہ گزیر کیوں ہیں, اسی چیف منسٹر کو اپنی آنکھوں کا تارا کیوں بنایا ہے. ایک دن وہ آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں, ایک دن ان کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن اطلاع کر لیں ان پرنسپل کہ کیا وہ الیکشن ٹھیک تھا یا وہ الیکشن غلط تھا, کیونکہ اگر غلط تھا تو پورے پاکستان میں غلط تھا, اگر ٹھیک تھا تو پورے پاکستان میں ٹھیک تھا. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. ساتھ صاحب آپ کا آخر میں کامنٹ چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے جو وزیر اعظم نے بھی آفر کی, پھر اس کے علاوہ مذاکرات کی بھی جو نشست چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک اچھا ڈیسیژن لیا گیا جو اس وزیر اعظم کے آفر کو بھی رد کیا گیا, اور ساتھ یہ کہ اگلی کیا حکمت عملی ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے پارلیمنٹری کمیٹی تو از اے نو اسٹارٹر, از اے نان اسٹارٹر نا. تو یہ آفر رد کرنا تو ایسے ہی ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کہہ دیں کہ کیوں نہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک کمیٹی بنا کے تو اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیتے ہیں, تو یہ تو آفر تو نہیں ہے نا, اٹس اے نان اسٹارٹر. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بالکل ایکسپیکٹڈ تھا کہ پارلیمنٹری کمیٹی ریجیکٹ ہو جائے گی. لیکن میں ابھی بھی اس بات پہ امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات کی وجہ سے وہ لوگ جو آپس میں سیاسی مفاہمت کے لیے بیٹھنے کو راضی نہیں ہیں, پاکستان کے اندر طاقت کے انبار ان لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کوئی مصلحت کروائیں. ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو آپ نے سن, پروگرام سے اتنا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.